जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एफएससी पार्ट 2 का पहला लेक्चर है, चैप्टर 12। इस बुक में टोटल 10 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, चैप्टर 12 से ऑनवर्ड चैप्टर 21 तक। तो आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर 12, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ाऊँगा नॉर्मल रूटीन के मुकाबले में, क्योंकि वीडियो में आप बार बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके मेरी बातें बार बार सुन सकते हैं, इसलिए मैं अपनी बातों को रिपीट नहीं करूँगा। सबसे पहले देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आपने मैट्रिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अभी हम थोड़ा सा उनका आइडिया ले लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पे हों और उनकी जो स्टडी है, स्टडी से मुराद ये है कि उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, यानी उनके दरमियान किस तरह की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, वो अट्रैक्टिव हैं, रिपल्सिव हैं, वो फोर्सेस कैसे एक्ट करती हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू समझ लें। तो ये डेफिनेशन आपके सामने है। आप जब बुक परचेज़ करेंगे, बुक पे भी ये सारी एज इट इज़ मेंशन्ड होंगी। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम लॉ से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। हम सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज जो है वो फ़र्ज़ करें Q1 है, उसको Q1 से ज़ाहिर कर दिया, और दूसरे चार्ज को Q2 से ज़ाहिर कर दिया। मैं यहाँ आपको बना के दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें जी, यहाँ हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 और इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q2। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम R से अगर ज़ाहिर कर दें, तो अब जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस, यानी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हमने लाइक चार्जेस फ़र्ज़ किए हैं, ज़ाहिर बात है रिपेल करेंगे। कूलम लॉ बेसिकली हमें क्या बताता है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान लगने वाली फ़ोर्स जो है उसकी वैल्यू कितनी है या उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। तो कूलम साइंटिस्ट था बेसिकली, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे उसने एक रिज़ल्ट निकाला, और उसी रिज़ल्ट को हम कूलम्स लॉ कहते हैं। वो रिज़ल्ट ये था, अगर आप गौर करें तो, कि दो चार्जेस के दरमियान जो लगने वाली फ़ोर्स है वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो एक्सप्रेशन बनती है ये एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट के मुताबिक बनती है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसके ऊपर आ रहे हैं, यही इसकी स्टेटमेंट है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके देखें तो आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी, दैट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. अब हम आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। आपके पास आ गया ये, इसमें क्या कुछ है जी, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, जिसको यहाँ पर K से ज़ाहिर किया जाता है और इसे नाम दिया जाता है कूलम्स कांस्टेंट। ये नीचे इसका मेंशन भी किया गया। अगर हम कूलम कांस्टेंट के बारे में देखें तो कूलम कांस्टेंट जो है, अगर हम SI यूनिट यूज़ करें और दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो कुछ भी ना हो, यानी फ्री स्पेस हो। फ्री स्पेस से मुराद है या तो बिल्कुल ही कुछ ना हो, या हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चीज़ है भी तो फ़र्ज़ करें वो एयर है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर K की वैल्यू बनती है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और उसकी अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो वो आपके पास आती है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ और इसके यूनिट्स आप इसी ऊपर वाली एक्सप्रेशन से बना सकते हैं, इक्वेशन से बना सकते हैं। K को एक तरफ रहने दें, R² को दूसरी तरफ ले जाएं, Q1 Q2 को भी नीचे ले जा के डिवाइड कर दें, तो आपके पास इसके यूनिट आएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
अब क्वेश्चन ये है कि ये जो नीचे एक आपको एक सिंबल नज़र आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, ये जो सिंबल है ये क्या चीज़ है? इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये भी एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे? ज़ाहिर बात है इसके यूनिट्स के ऑपोजिट होंगे क्योंकि के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन। तो जो के आपने यूनिट्स लिखे थे उसका रिवर्स ले लें, यानी न्यूटन का इन्वर्स मीटर की पावर -2 कूलम की पावर +2। ये नीचे यहाँ लिखी हुई आपको नज़र आ रही है। अगर हम के की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी कूलम्स लॉ की। ये इसे बोलते हैं कूलम्स फोर्स। कब? जब दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो। अब हम आ जाते हैं जी इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। अगर दोनों चार्जेस के दरमियान हम कोई मीडियम रख दें, अब मीडियम कैसा हो सकता है? मीडियम के लिए आप एक वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक जो है ये बेसिकली एक इंसुलेटर होता है। अब ये ऐसा इंसुलेटर है जिसके अंदर डायपोल्स पैदा किए जा सकते हैं और जिसके अंदर डायपोल्स बनने के बाद फोर्स लग सकती है। इसके बारे में डिस्कशन हम अगले टॉपिक्स में जाके करेंगे। अभी आपको इसकी ठीक से समझ नहीं आएगी, इसलिए आप इसको सिर्फ एज इट इज़ याद रखें, यानी ये एक इंसुलेटर है। तो फ़र्ज़ करें पहले जो मैंने पिछले पेज पे एक डायग्राम बनाई थी कि चार्जेस जो हैं उनके दरमियान कुछ भी नहीं है। अब आप फ़र्ज़ करें कि चार्जेस के दरमियान कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया गया। अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है ये कोई भी हो सकता है, प्लास्टिक, ग्लास, किसी भी मटेरियल की शीट, ऐसा मटेरियल जो डाई इलेक्ट्रिक हो। तो फ़र्ज़ करें वो हमने रख दिया। अब ये भी एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि अगर दरमियान में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो फिर परमिटिविटी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के मुकाबले में कुछ गुना हो जाती है। जितने गुना हो जाती है उसे नाम दिया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी और उसको एप्सिलॉन आर से जाहिर किया जाता है, जो आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है अब अगर टोटल परमिटिविटी की हम बात करेंगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी ये, और इस फोर्स को मैं एफ प्राइम से जाहिर कर देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके साथ एप्सिलॉन आर। अब ये एप्सिलॉन आर बेसिकली एक नंबर है और ये सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करता है उस डाई इलेक्ट्रिक के ऊपर जो डाई इलेक्ट्रिक आपने दरमियान में प्लेस किया। अब अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें, आप जानते हैं कि पिछले अभी थोड़ी देर पहले हमने जब फ्री स्पेस थी तो हमने एक इक्वेशन बनाई थी ये वाली। अब इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में एप्सिलॉन आर को अगर अलग कर दिया जाए और उसको एफ़ की वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। एफ़ प्राइम इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई एफ़। अब एफ़ क्या चीज़ है? ये कूलम फोर्स है जब दरमियान में कोई भी चीज़ ना पड़ी हो चार्जेस के दरमियान। और एफ़ प्राइम क्या चीज़ है? ये वो वाली कूलम फोर्स है जो दरमियान में जब चार्जेस के दरमियान में आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है। अब एक और बात जहन में रखें कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हवा के अलावा हमेशा 1 से बड़ी होती है। एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.0006। आगे चल के एक टेबल भी आप देखेंगे, वो मैं अगले पेज पे आपको दिखाता हूँ। तो खला के लिए, स्पेस के लिए इसकी वैल्यू होती है 1, एयर के लिए 1 के करीब, उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 ही कहते हैं, और किसी भी दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। अब आप जानते हैं इक्वेशन नंबर 4 जो आप देख रहे हैं, चूँकि एप्सिलॉन आर डिवाइड हो रहा है, अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू चूँकि 1 से बड़ी है, इसका मतलब है एफ़ प्राइम वुड बी लेस देन है, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू से जब भी आप डिवाइड करते हैं तो आंसर छोटा आता है। तो ये बात तो तय हो गई कि दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से कूलम फोर्स में कमी आ जाती है। अब इसी इक्वेशन नंबर 4 से हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं एप्सिलॉन आर की, यानी रिलेटिव परमिटिविटी की एक इक्वेशन हम बना सकते हैं जो आपको यहाँ लिखी हुई नज़र आ रही है, एफ डिवाइडेड बाय एफ प्राइम, यानी कूलम फोर्स व्हेन देयर इज़ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय कूलम फोर्स व्हेन देयर इज़ मीडियम। तो ये एप्सिलॉन आर की एक
छोटी सी डेफिनीशन बन गई, आप कह सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन देयर इज़ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय टू द रेशो ऑफ टू द फोर्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन देयर इज़ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये आपने डिस्कस कर लिया इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम। अब तीसरी चीज़ जो कूलम लॉ में होती है वो है बेसिकली वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब हम जानते हैं कूलम लॉ बेसिकली फोर्स के बारे में हमें बताता है, कौन सी फोर्स जो दो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है। तो ज़ाहिर बात है हम जानते हैं जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है हम कूलम लॉ को वेक्टर की फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आता हूँ अगले पेज पे, आ जाए ये। अब यहाँ आपको एक डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है जो पहले मैंने हैंड से बनाई थी। अब यहाँ वेक्टर की फॉर्म में इसको डिस्कस करने के लिए दोबारा वही डायग्राम है। ये देखें दोनों चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं, Q1 Q2, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R भी आपको नज़र आ रहा है। फिगर ए जो है इसमें फ़र्ज़ करें F21, फिगर ए में आपको F21 नज़र आ रही है। F21 बेसिकली वो वाली फ़ोर्स है, फ़र्ज़ कर लें F21 वो वाली फ़ोर्स है जो Q1 लगा रहा है Q2 पे। F21 कौन सी फोर्स है जो Q1 Q2 पे लगा रहा है। आप जानते हैं Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ज़ाहिर बात है Q1 Q2 को रिपेल करेगा और Q2 Q1 को रिपेल करेगा। तो फ़र्ज़ करें Q1 Q2 को जिस फोर्स के साथ रिपेल कर रहा है उसको हम नाम दे देते हैं F21। इसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं, यहाँ हमने इसका नाम F21 रख दिया। इसी तरह जो दूसरी फोर्स आप देख रहे हैं ये वाली फिगर बी में, ये Q2 लगा रहा है Q1 पर, तो ये वेक्टर की फॉर्म में हमने इनके एरोज़ को जाहिर कर दिया। अब इन दोनों फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस ज़ाहिर बात है चूँकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इसका मतलब है हर वेक्टर की हम जानते हैं डायरेक्शन बताने के लिए कोई ना कोई यूनिट वेक्टर यूज़ किया जाता है। तो F21 की डायरेक्शन बताने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर यूज़ कर लिया R21 हैट, ये खुद से हमने एक नाम रख दिया। इसी तरह F12 के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ कर रहे हैं R12 हैट। ठीक हो गया। अब आ जाएं जी, एक इक्वेशन हम बना सकते हैं F21। अगर मैं F21 की इक्वेशन बनाऊंगा तो ज़ाहिर बात है उसमें एक मैग्नीट्यूड का फैक्टर आएगा और एक यूनिट वेक्टर का फैक्टर आएगा। हम जानते हैं हम किसी भी वेक्टर को इस तरह लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब यहाँ इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 4 यहाँ आपको नज़र आ रही है, इस इक्वेशन में ये जिस पे मैंने अभी अभी टिक लगाया है ये F21 की मैग्नीट्यूड है और ये R21 हैट जो है ये उसकी डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर यूज़ किया गया। इसी तरह अगर हम F12 की इक्वेशन बनाते, ये जो आपको फिगर बी में F12 नज़र आ रही है, तो ज़ाहिर बात है इसमें ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपने 21 लिखा हुआ है यहाँ F12 आ जाना है, 12 आ जाना है, R के साथ भी 12 और F के साथ भी 12। अब ये भी बात एक जहन में रखें कि इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड वो तो सेम है और वो ये है, क्योंकि दोनों फार्मूलों में Q1 और Q2 प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है। तो चाहे 2 को 3 से ज़रब दें, चाहे 3 को 2 से ज़रब दें, आंसर तो 6 ही आएगा। तो इसलिए मैग्नीट्यूड इनकी सेम है, फ़र्क है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी डायरेक्शन का, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट। इसलिए अगर मैं R21 हैट की जगह R12 हैट लिखना चाहूँ तो मैं ज़रूर लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे साथ एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर सकते हैं। तो आप जब इक्वेशन नंबर 4 में ये पुट करेंगे तो आपके पास -R12 लिखा जाएगा, वो नेगेटिव साइन पीछे आ गया यहाँ पर ये, और ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये असल में क्या है, F12 वेक्टर। तो अब अगर आप इस जगह पर इक्वेशन नंबर 6 में ब्रैकेट के अंदर F12 पुट कर दें तो आपके पास ये बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोनों चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है। हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को अपने जहन में लाकर, कि F21 को अगर मैं एक्शन कहूँ
और F12 को फिर क्या कहना पड़ेगा, रिएक्शन। और यही न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शन इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन, यानी एक्शन और रिएक्शन की मैग्नीट्यूड सेम होती है और डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। यानी हम कह सकते हैं कूलम्स फोर्स जो है या कूलम्स लॉ जो है ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये था आपका कूलम्स लॉ ऑल इन ऑल। अब यहाँ पर आपकी बुक में साइड पे थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशंस होंगी, उनको भी आपने ज़रूर रीड कर लेना है। ये इन्फॉर्मेशंस जो हैं ये एमसीक्यूज़ के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो ये था जी आपका पहला टॉपिक, और ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस भी, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है, इसलिए इसको आपने इसी तरह से तैयार करना है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो वो भी आप कर सकें, लॉन्ग में आ जाए तो वो भी कर सकें। अगर शॉर्ट में आएगा तो वो इसकी स्टेटमेंट वगैरह पूछेगा, वो इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला पूछेगा जो आपने सबसे पहले बनाया है, वो इसकी वेक्टर फॉर्म सिर्फ पूछ सकता है, हो सकता है वो सिर्फ इफेक्ट ऑफ मीडियम पूछ ले। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो फिर चांसेस यही होते हैं कि वो सारा का सारा आपसे पूछेगा। तो ये था जी आपका कूलम्स लॉ। इसके बारे में मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ग्रुप में व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।